नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मतदान के 2 दिन बाद अब पार्टी और प्रत्याशियों ने अपना आकलन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जनता भी कयास लगाने लगी है कि कौन प्रत्याशी कहां से जीत रहा है, किस पार्टी की सरकार बन रही है। इन सब बातों को लेकर चर्चाओं का दौर तेजी से चल रहा है। वहीं इस बार के चुनाव परिणाम कई मामलों में अहम है। बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तब भी या कांग्रेस सरकार बनती है तब भी आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं इस बार कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती है। आपको बता दें कि अलग राज्य बनने के बाद अब तक हुए चुनावों पर गौर करें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई है। इसलिए ये मिथक भी बना हुआ है कि उत्तराखंड में राजस्थान की तरह हर बार सरकार बदल जाती है। देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में इस बार ये मिथक टूटेगा या नहीं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, अब उनकी सरकार नहीं आने वाली। तो वहीं उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। चलिए देखिए, तो अब उनका अपना मामला है, लेकिन सरकार अभी भाजपा की आ रही है और उस पर मैं समीक्षा करूंगा। लगातार अधिकारियों से फीडबैक लूंगा, जिलों में बात करूंगा। कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसको करेंगे, क्योंकि जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत प्राथमिक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने हरीश रावत से पूछा कि आप 10 मार्च तक कैसे समय बिताएंगे। हरीश रावत ने ट्वीट कर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हम उन महिलाओं को शगुन के तौर पर 1800 रुपए पेंशन देने के लिए सोच रहे हैं। क्या कुछ कहा हरीश रावत ने, सुनिए। कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ करेंगे। शगुन अक्सर मंगल गीत गाने वाली महिलाओं को बुजुर्ग आदि के बराबर ही 1800 रुपया पेंशन मिलेगी। हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी संजय गुप्ता का एक वीडियो बयान सामने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के खेमे में खलबली मची चुकी है और संजय ने प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक पर सीधा हमला बोला और उन पर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हमला बोलते हुए चुनाव हराने की साजिश रचने का बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद उनके बयान से कौशिक ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी स्तब्ध है। पार्टी ने उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया है और इसी के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं संजय हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस सीट पर संजय गुप्ता बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद और कांग्रेस के अंतरिक्ष सैनी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मतदान के बाद आए रुझानों से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता सहज नहीं है, उन्हें पराजय का अंदेशा है। चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों के कयास लगने शुरू हो चुके हैं।
कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने दावा करते हुए कहा कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई के एक बड़े मुद्दे पर लोगों ने मतदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की लहर है। इस बार पूरे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। देखिए, इस बार साफ और स्पष्ट मूड है कि इस समय बदलाव का समय है। जनता ने पहले ही संदेश दिया था, जन परिवर्तन यात्रा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर साफ और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में हम 2002 के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। साफ स्पष्ट बहुमत से हम पूरी, चाहे अल्मोड़ा जिले हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत में, सब जगह से है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और ये परिवर्तन का समय कारण इसलिए है, इन 5 सालों में जो राज्य की दुर्दशा की, जो नौजवानों के साथ राज्य पूरे देश में उत्तराखंड राज्य सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर में आ गया है। और जब राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव से 1 महीने पहले कहता हो हम 24,000 पदों को भरने की कार्रवाई करेंगे, तो 5 साल में सरकार ने क्या किया, ये साफ स्थिति है। और उस मुख्यमंत्री ने अपनी हार ही मान ली कि जब मुख्य चुनाव का आखिरी दिन था, उससे पहले बेरोजगारी का सवाल है, पलायन का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इन पर बात न करके वो कहने लगे कि हम सिविल कोर्ट लाएंगे। तो इसका मतलब साफ है, हम इस प्रदेश के अंदर अपनी सरकार। हल्द्वानी की MBPG कॉलेज में नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सभी 1008 EVM मशीनें रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम 24 घंटे पुलिस और पैरा मिलिट्री की निगरानी में है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की 1018 EVM मशीन 3 लेयर की सुरक्षा में रखी गई हैं, जिसकी CCTV से मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। जिले में 5000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट दिए गए थे, जिनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और साथ ही आर्मी में तैनात जवान भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेज रहे हैं, जो कि चुनाव की मतगणना से पहले निर्वाचन विभाग अपने पास एकत्रित कर लेगा। और साथ ही स्ट्रांग रूम में रोजगार हर विधानसभा के RO के साथ वो खुद भी नजर रख रहे हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दान किया और भोजन भी कराया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही घाट स्नान पर करने वालों की भीड़ लगातार जमा हो चुकी थी। माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्य से श्रद्धालुओं का सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था। हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके साथ ही मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। नारायण ज्योतिष संस्थान के विकास जोशी ने बताया कि बुधवार को माघ पूर्णिमा के साथ ही पवित्र माघ मास का समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा स्नान किया। और इसी के साथ में इस मौके पर पुलिस भी लगातार वहां पर मौजूद रही। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा घाटों पर पहुंचे। तो वहीं हर की पौड़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा के घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं इस दौरान वहां पर पूजा पाठ भी किया और वहीं स्थानीय लोगों को भोजन भी कराया। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज के लिए पहले सरकारी अस्पताल जाना होगा, वहां से रेफर होने के बाद ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा। कोरोना महामारी की वजह से अटकी हुई ये व्यवस्था दोबारा से बहाल कर दी गई है। और आपको जानकारी दे दें कि इसके लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जारी इस संबंध में जानकारी दी गई है। कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में धीमी गति देखने को मिली थी और इसके बाद में अब इसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है।
और इसको लेकर स्थानीय डॉक्टर्स ने भी सभी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल की व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण NABH अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने जानकारी दी और बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्व में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसी के साथ में उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित लगातार की जा रही हैं ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 271 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। 4043 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,000 से ज्यादा हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 15,182 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई। 13 जिलों में 271 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 4 मरीजों की मौत हुई। दून मेडिकल कॉलेज में 2 और एम्स ऋषिकेश में 1 और इसी के साथ में सेना अस्पताल देहरादून में 1 मरीज ने दम तोड़ा। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 246 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1422 संक्रमित ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर 82,117 मरीज ठीक हुए हैं। प्रतिदिन संक्रमित से ज्यादा मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले घट रहे हैं और वर्तमान में 4,043 सक्रिय मरीजों का अस्पतालों और होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीसरी लहर की अब दस्तक कम हो रही है। लगातार धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और इसी के साथ में उत्तराखंड में 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 271 कोरोना के नए मरीज सामने आए और इसी के साथ में प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। आपको बता दें कि जैसे ही उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हुई थी उसके बाद से ही लगातार प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी की, तो वहीं सभी अस्पताल ने भी पूरी तैयारी की थी और इसी के साथ में सरकार के आदेश भी जारी हुए थे कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो भी नियम है कोरोना के उन सभी का पालन किया जाए और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और साथ ही राज्य में 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। वहीं शासन की ओर से जारी SOP के अनुसार कुछ रियायतें भी जारी की गई हैं, लेकिन साथ ही कुछ पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा, जिसमें जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और इसी के साथ में स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभा कक्ष से संबंधित गतिविधियां कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं राज्य में स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तो वहीं इसके अलावा खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह और सांस्कृतिक समारोह में कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप खोले जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। उसी के साथ में सरकार ने नई SOP जारी कर दी है। तो वहीं अब सभी तैयारियों के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं 1 मार्च से सभी आंगनवाड़ी केंद्र वहां पर खुल जाएंगे और 28 फरवरी तक कई जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी।
पतंजलि योग ग्राम में इलाज और बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कुछ वेबसाइट के जरिए ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मामले में पतंजलि के एक अधिकृत हस्ताक्षरी की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इन फर्जी वेबसाइट ईमेल के माध्यम से योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के फोटो का प्रयोग कर फर्जी विज्ञापन भी दिए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल के मुताबिक अमरीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि योग ग्राम के नाम से फर्जी वेबसाइटों का संचालन लगातार किया जा रहा है और इन वेबसाइटों से योग ग्राम में इलाज और कमरा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके बुकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही सभी वेबसाइट पर बाबा रामदेव और उनके साथ साथ आचार्य बालकृष्ण की फोटो को लगाकर फर्जी विज्ञापन भी जारी किए जा रहे हैं। सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव की फोटो का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पतंजलि योग ग्राम में बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का ये मामला है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु के चर्चित लवान्या खुदकुशी मामले उत्तराखंड के ऋषिकेश भी पहुंच चुका है और लवान्या को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर ऋषिकेश में जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। और आपको जानकारी दे दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका और इसी के साथ में इस दौरान तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और साथ ही तमिलनाडु की 17 साल की लवान्या आत्महत्या मामले पर लवान्या को इंसाफ दो के नारे भी लगाए गए। तो वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद से ही लगातार तमिलनाडु के साथ ही अन्य राज्यों में भी लवान्या को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी लवान्या खुदकुशी मामले में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और साथ ही इंसाफ दिलाने की मांग की। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में घटित लावण्य आत्महत्या मामले के विषय में हम सभी जानते हैं, जिसमें किस प्रकार हॉस्टल के वार्डन द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए लावण्य पर दबाव डाला जाता है और साथ ही धर्मांतरण के लिए भी दबाव डाला जाता है। जब उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है तो उसके पास आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचता और 17 वर्षीय लावण्य आत्महत्या कर लेती है। जब लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें बर्बरता पूर्वक कुचलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम जी और तमिलनाडु प्रांत की प्रांत मंत्री सुशीला जी और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार चोरों ने चोरी कर ली। वहीं चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। दरअसल आपको बता दें कि चोरी का मामला पुलिस तक तो पहुंचा, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही कार को पुलिस ने वीरभद्र रोड पर जंगल से बरामद कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आसानी से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चोर घर के बाहर खड़ी कार का ताला खोलकर चुरा ले गए। और खास बात यह है कि शोरगुल से बचने के लिए चोरों ने कार को स्टार्ट नहीं किया और उसे धक्का मारकर वीरभद्र रोड की ओर लेकर चले गए। और इसी के साथ में सुबह आंख खोलने पर कार चोरी होने का पता लगा और उसके बाद में मालिक सन्न रह गए, जिसके बाद कार मालिक रिपोर्ट दर्ज कराने जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने कार को खोज लिया और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ये मामला ऋषिकेश का है, जहां पर चोरों ने बड़ी ही आसानी से एक कार को चोरी कर लिया और इसके बाद में उसे चुरा कर ले गए। और जब मालिक को पता चला तो मालिक
चोरी की घटना का जो मामला दर्ज कराने जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने कार को मालिक को वापस कर दिया, क्योंकि पुलिस ने ये जानकारी मिली थी। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और कार को लेकर मालिक को सौंप दिया। ऊधम सिंह नगर के सिरौली गांव में सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। 3.5 वर्षीय बेटे की बीमारी से परेशान पिता ने ही हत्या कर दी। शक होने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता की निशानदेही पर बालक के शव को बरामद कर कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार पिता ने ही बालक के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने बालक की खोजबीन भी शुरू कर दी थी। इस दौरान कई बार पूछताछ करने पर बालक के पिता के बयान बदलने के चलते पुलिस को शक हुआ और थोड़ी ही सख्ती से पूछताछ करने पर पिता ने गुनाह कबूल किया। कल फुलबट्टा थाने में मोहम्मद तारिक ने एक सूचना दी कि उसका 3.5 साल का बच्चा गायब है। तो उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई और फिर पुलिस ने इसे ढूंढना शुरू किया। तो सीसीटीवी और अन्य जो हमारे टेक्निकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जब देखा गया तो पता चला कि बच्चा इसी के साथ मोहम्मद तारिक के साथ ही जा रहा है। और उसको जब ट्रैक करते हुए हमारी पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है, जहां से हमने बच्चा रिकवर किया है, वहां पे बच्चे की बॉडी मिली। तो बॉडी को जब वादी को दिखाया गया तो फिर पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वादी ने ही अपने बेटे को मारा है, गला घोंट के उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। कारण जब पूछा गया उससे तो कारण उसने ये बताया कि बच्चा जन्म से ही हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है और जिसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। वादी का अपना काम धंधा भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा, तो इस कारण उसने ये स्टेप। आपको बता दें कि ये खबर ऊधम सिंह नगर के सिरौली गांव से है, जहां पर एक पिता ने ही अपने 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिता ने ही बालक के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी थी। लेकिन जब पुलिस ने बालक के पिता से पूछताछ की और लगातार उसने जिस तरीके से बयान बदले और उसके बाद में पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो बालक के पिता ने ही गुनाह कबूल किया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि बालक के पिता ने कहा कि वो बीमार था, इसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड की चुनावी सियासत को गरमाने वाली महंगाई नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में देश में सबसे अधिक महंगाई दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर 6.64% से बढ़कर 7.62% आंकी गई है, जो देश में सबसे अधिक है। देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। प्रदेश में दिसंबर से जनवरी के बीच महंगाई दर 5.83% से बढ़कर 6.38% हो चुकी है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजा आंकड़ों के अनुसार यह खुलासा हुआ है। देश में दिसंबर में महंगाई दर 5.59% से बढ़कर जनवरी में 6.1% हो चुकी है। और इसी के साथ में अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।